कितना हमको नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया। कि अगर पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा। क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई कहता है कि देखो इनका एक काम हो गया। तो ये सब बातें भी तो सामने है ना हमारे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलने वाला है। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। वो आ गए। अरे 70 सीट दी है ना, क्या किया आपने वो तो बता दो। आज एक बड़ा खुशी और तारीखी दिन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि बिहार प्रदेश में MIM पार्टी को बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो MIM पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब जो हैदराबाद के साबिका मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से, महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ्फार कादरी, सैयद मोइन, फिरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी। आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहां पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम एक इससे ज़्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकलकर
भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वहाँ पर 65 सभाएं मैंने की जनाब कुशवाहा साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, और फिर उसके बाद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमारा तो मकसद ये था कि हम कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर पेश किए थे। हम तो इस डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के लिए हम मेहनत कर रहे थे। अब तक जो नतीजे आए वो हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स हैं, उसका अपोजिट है। अब जो नतीजा है, जो भी है, अब तक जितना आया, अभी काउंटिंग चल रही है, ये तो बिहार की जनता का फैसला है, और जमहूरियत में अवाम का फैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूं जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शंस गलत निकले। तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है, और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। एम्स लाया गया तो सीमांचल को उससे महरूम कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में नहीं है। हर साल बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, और फसल का उनको मुआवजा जो 3 डिसमिल जमीन मिलना या उसका मुआवजा मिलना वो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पलायन वहां के नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर वहां के खेतों में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल का डेवलपमेंट और मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहैसियते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में दिया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया था, क्योंकि जब तक वो बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। तो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए बहुत अजीज है, बहुत करीब है, और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। कितना हमको नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया। कि अगर पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है, तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा। क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई कहता है कि देखो इनका एक काम हो गया। तो ये सब बातें भी तो सामने है ना हमारे। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैंने लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को। गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने भाई आप सुनिए, देखिए, आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डरा कर कुचल कर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना? क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का।
5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली, तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। 2 गाली आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप कांग्रेस के बारे में नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं उन सबको जवाब दे रहा हूं। देखिए इलेक्शन है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए, जुस्तजू किए, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जो हमको कह रहे थे कि सर आप और मुखामत पर आइए। हम नहीं जा सके क्योंकि वो शेड्यूल इतना टाइट था, मगर हम तो कोशिश किए, इखलास के साथ कोशिश की, पूरी नेक नियति के साथ हम कोशिश की। 2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल सर, बंगाल, हाँ बंगाल भी क्यों? अरे भाई हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है, तो उसमें क्या बुरी बात है? लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलने वाला है। अभी आप हार रहे। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आ गए। अरे 70 सीट दी है ना, क्या किया आपने वो तो बता दो। क्या मैंने मैं आपको एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जब ये आखिरी दिन का कैंपेन खत्म हुआ 5 तारीख को, तो मेरी मीटिंग थी कोचादामन में। मैं कोचादामन से मीटिंग खत्म करके जा रहा था, तो इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली, और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था तो मेरे को उन महिलाओं ने रोका कि सेल्फी लेना है। बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे, और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे। देख लीजिए आप। बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोककर वहां पे महिलाओं ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं मगर वापिस आएंगे, बड़ा अनाप शनाप तुम्हारे बारे में कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी। मेरी मौत मेरे को रोक सकती। ये क्या बात है? आप जो कोई बात है, बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते हैं, कुछ तो रुकना चाहिए ना। हम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है, लड़ना हमारा काम है, देखेंगे आगे क्या होता है। अरे भाई, इलेक्शन जीतने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक उसूल हैं उसको अपनाएंगे।
ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।